चलिए तो अब देखते हैं एक और टॉपिक जो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग फॉर माइग्रेन। हमें जैसे पता ही है कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रैक्टिकल में। और जो टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है माइग्रेन। माइग्रेन समझने से पहले थोड़ा बहुत 5-HT रिसेप्टर या फिर सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रख के हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन कहते हैं, सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 1 to 7 डिफरेंट टाइप्स है, बट क्लिनिकली 4 टाइप इंपॉर्टेंट है। तो 5HT1, 2, 3 एंड 4। 5HT1 जो रिसेप्टर्स हैं वो एक ऑटो रिसेप्टर्स हैं। इसके साथ दो चीज़ आप हमेशा याद रखें, एक है किस टाइप का रिसेप्टर है। तो 5HT1 जो रिसेप्टर्स हैं वो GI टाइप का इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, ऑटो रिसेप्टर्स हैं। और क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट जो रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड दवाई हैं वो है एगोनिस्ट। सो एगोनिस्ट हैं 5HT1 के जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की कि जो ऑटो रिसेप्टर है वो इनहिबिट करता है सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी ब्रेन में, जिससे इसके जो एगोनिस्ट है जिसमें नाम है एक बसपाइरॉन, इप्सापाइरॉन, गेपाइरॉन, पाइरॉन एंड अप होते हैं। ये एज एन एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस काम करते हैं। 5HT1A सब टाइप के रिसेप्टर्स पर एगोनिस्टिकली काम करते हैं। दूसरी ड्रग जो इंपॉर्टेंट है 5HT1B 1D जो सब टाइप्स हैं 5HT1 के, उसके ऊपर काम करती है एगोनिस्टिकली, जिसका नाम है ट्रिप्टेंस, जिसमें एक ड्रग है सुमाट्रिप्टान। बहुत ही फेमस ड्रग्स हैं, एंटी माइग्रेन, माइग्रेन में यूज़ होने वाली मेडिकेशंस हैं। तो ये क्रीनियल ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करती है और जो इन्हीं इन्फ्लामेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनका रिलीज कम करती है। तो ये 5HT1B 1D रिसेप्टर्स से काम करती है और माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। तो जैसे हमने बात की 5HT1A रिसेप्टर इनहिबिटरी है और उसके एगोनिस्ट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। ये दो मेडिकेशंस या फिर ग्रुप आप याद रख सकते हैं, इप्सापाइरॉन, गेपाइरॉन एज एन एंटी एंग्जाइटी और एंटी माइग्रेन मेडिकेशन सुमाट्रिप्टान। 5HT2 रिसेप्टर पे चलते हैं। उसमें 5HT2A रिसेप्टर्स के बारे में बात करी है, जनरलाइज भी हम उसके भी अलग अलग सब टाइप्स हैं। तो 5HT2 रिसेप्टर्स जो है वो GQ टाइप के एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं और इसके जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है वो ब्लॉकिंग, इस रिसेप्टर का ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो एंटागोनिस्ट जो है इस रिसेप्टर का क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो 5HT2A और 2C के जो एंटागोनिस्ट हैं ये क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी मेडिकेशंस ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है। अगर बात करें पहली मेडिकेशंस तो वो है कीटानसेरिन और रिटानसेरिन। सेरिन से एंड होने वाली मेडिकेशंस है जो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम करती है। उसमें अल्फा ब्लॉकेड एक्शन भी होती है, वो ज़्यादा एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम करती है। जनरली प्राइमरी नहीं यूज़ होता, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो 5HT2A 2C रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती हैं। दूसरी जो कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं वो है क्लोजापिन, ओलांजापिन, रिस्पेरिडोन नामक एंटी साइकोटिक्स दवाइयाँ। बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जब भी आप CNS पढ़ेंगे तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन 5HT2A 2C रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और जो नेगेटिव सिम्टम्स एसोसिएटेड जो होते हैं उसको, साइकोटिक्स के सिम्टम्स को रिलीव करती है। फिर एक ड्रग जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होती है वो है मिथाइलसर्जाइड, जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ की जाती है और जो भी ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है। और एक जो दवाइयाँ हैं वो है सिप्रोहेप्टाडिन। सिप्रोहेप्टाडिन माइग्रेन में भी यूज़ होती है कई बार, और मोस्ट कॉमन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो है बच्चों में एपेटाइट बढ़ाने के लिए। तो वेट गेन करने के लिए, एपेटाइट बढ़ाने के लिए सिप्रोहेप्टाडिन का सिरप अवेलेबल है। ज़्यादा मात्रा में न दे या फिर डॉक्टर की एडवाइस लेके ही दे। इसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है। तो ये सिप्रोहेप्टाडिन भी एक मेडिकेशन है जो ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो अगेन याद रखें, GQ टाइप के एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स है, उनको ब्लॉक करना ज़रूरी है तो ही क्लिनिकली हमको इफेक्ट मिलती है। और इस टाइप की मेडिकेशन है जो 5HT2A 2C के एंटागोनिस्टिक मेडिकेशन हैं। फिर आते हैं 5HT3 रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स का टाइप है ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है और इस रिसेप्टर्स के भी एंटागोनिस्ट क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइगैंड गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल से ये काम करते हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये नोजिया, वॉमिटिंग और पेरिस्टाल्सिस बढ़ाते हैं। तो उसके जो एंटागोनिस्ट है वो काम करते हैं एज एन एंटी इमेटिक मेडिकेशंस। तो सीवियर वॉमिटिंग की जो कीमोथेरापी इंड्यूस वॉमिटिंग होती है उस टाइप की वॉमिटिंग में
ऑन्डानसेट्रॉन, ग्रानीसेट्रॉन जैसी सेट्रॉन से एंड अप होने वाली दवाइयाँ SN5-HT3 एंटागोनिस्ट काम करती है। अगर आपने हमारा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग फॉर वॉमिटिंग नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ के आपको इस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर आते हैं 5HT4 रिसेप्टर्स। तो 5HT4 रिसेप्टर्स हैं वो GS कपल्ड है और ये इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस बढ़ाते हैं। एज अ प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन इसके एगोनिस्ट काम करते हैं, तो इसके जो काम करते हैं वो है एगोनिस्ट, और एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग ये यूज़ होती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं सीजाप्राइड, रेंजाप्राइड, प्राइड करके एंड अप होते हैं, और वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में यूज़फुल है। तो इस टाइप के 4 रिसेप्टर्स हैं और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप याद रख सकते हैं। पहले हैं GI जिसके एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो हैं वो GS कपल्ड होते हैं, उसके एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरे आयन चैनल एसोसिएटेड रिसेप्टर्स हैं 5HT3 रिसेप्टर, उसके भी एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंस है, और जो आखिर में 5HT4 रिसेप्टर है वो GS टाइप के होते हैं और उसके एगोनिस्ट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रिप्टान और अर्गट डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा माइग्रेन के ऊपर धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो माइग्रेन में जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ यूज़ होती है, एक होते हैं NSAIDs। NSAIDs आपको पता ही है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं लेकिन जब उसका लेक्चर लेंगे तब। तो ये जो पेन किलिंग मेडिकेशंस हैं, एक जो डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन जैसे कुछ आपने नाम सुने होंगे, एस्पिरिन, ये सब NSAIDs हैं। ये कॉमनली कोई भी प्रकार के जो नॉर्मल पेन किलिंग इफ़ेक्ट हमें चाहिए तो उसमें यूज़ होते हैं। अगर ज़्यादा है, इससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं, तो फिर माइग्रेन में थोड़ा ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, तो उस टाइप में हम लोग 2 मेडिकेशंस और यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है ट्रिप्टान्स और दूसरा है अर्गट डेरिवेटिव्स। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिप्टान्स जैसे हमने बात की थी, तो 5HT1 रिसेप्टर्स पे काम करती है, एगोनिस्टिकली काम करती है, 1B 1D सब टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पे काम करती है, जिसमें सुमाट्रिप्टान उसकी प्रोटोटाइप ड्रग है, वो पहले डेवलप हुई थी और वो एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में, स्पेशली सीवियर माइग्रेन में काम करती है। ट्रिप्टान्स वाजो कंस्ट्रिक्टिंग मेडिकेशंस है, ट्रिमेंडस वाजो कंस्ट्रिक्शंस करती है, जैसे हमने बात की थी मैकेनिज्म में, को इसको एगोनिस्टिक काम करने से ट्रिमेंडस वाजो कंस्ट्रिक्शंस होता है, स्पेशली सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, और साथ में ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं उसका रिलीज कम करती है। तो और भी जगह पे जो वेसल्स होती है वो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शंस करती है, इसीलिए इससे कोरोनरी वाजोस्पाज्म भी हो सकता है। तो इसके ADRs या फिर नेगेटिव साइड्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इस्केमेटरी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो, हाइपरटेंशन हो किसी पेशेंट्स को, एपिलेप्सी की तकलीफ हो, प्रेगनेंसी, हिपेटिक या किडनी की कोई तकलीफ हो, तो प्लीज़ मत दीजिए दवाइयाँ, जिससे चेस्ट प्रेशर बढ़ता है, चेस्ट में टाइटनेस होती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और एरिथमिया का अटैक्स भी आते हैं। तो ये दवाई बहुत ध्यान से आपको देनी चाहिए, और जो भी कोमॉर्बिडिटी है और कोई दवाइयाँ चल रही है, सबको ध्यान में देकर ही ट्रिप्टान्स देना चाहिए। सुमाट्रिप्टान के अलावा इसमें फ्रोवाट्रिप्टान, नरोट्रिप्टान, अल्मोट्रिप्टान, काफ़ी सारे ट्रिप्टान्स हैं, सभी की कुछ कुछ पिक्यूलियरिटीज़ हैं। फ्रोवाट्रिप्टान जैसे हम बात करें तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, नरोट्रिप्टान सबसे ज़्यादा पोटेंट है, ओरल बायोबिलिटी अच्छी है अल्मोट्रिप्टान की। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्टान्स ओरल रूट से दिए जाते हैं, लेकिन कई बार हमें और भी रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सुमाट्रिप्टान और जो ज़ोल्मेट्रिप्टान्स हैं वो इसके अलावा नेज़ल रूट से भी दिया जाता है या फिर सपोजिटरी से भी दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी एक रूट है जिससे भी ये इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो ये कुछ आप याद रख सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में इस टाइप के रूट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। दूसरी ड्रग के बारे में बात करते हैं जो भी माइग्रेन के लिए इफेक्टिव है, स्पेशली मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन में, वो है अर्गट डेरिवेटिव्स। अब अर्गट के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। जो अर्गट है फंगस में से डिराइव होती है, फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरी। तो कुछ हिस्टोरिकल देखें तो अर्गट का पॉइजनिंग हो गया था, जिसे अर्गटिज्म कहते हैं। जो कंटामिनेटेड ग्रेन्स थे, ग्रेन्स वो फंगस से कंटामिनेटेड हो गए थे और वो खाने से लोगों को थोड़ा गैंग्रीन जैसा तकलीफ हो गया था, ब्लड सप्लाई बंद हो गया था क्योंकि वाजो कंस्ट्रिक्शन हो गया था एंड आर्टरीज का। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए थे, तो ड्राई गैंग्रीन हो गया था। तो तभी पता चला कि अर्गट बहुत ही पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्टर है, इस टाइप की फंगस में होता है। तो जो मिडवाइव्स हैं वो मिसकैरेज करने के लिए केटल्स में और वुमेंस में इसको यूज़ करती थी। इवन कई बार अर्गट यूज़ होता था लेबर को क्विकन करने के लिए मिडिल एजिस में। सो ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। फिर जो
दो टाइप के अर्गट थे, उसमें से मेनली सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक अर्गट्स डेरिवेटिव्स बने। नेचुरल जैसे हम बात करते हैं तो अर्गोमेट्रिन होता है एक, और अर्गोमेट्रिन को ही कहते हैं अर्गोनोविन। ये कुछ नाम आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। तो अर्गोमेट्रिन एक अलग मेडिकेशन है, एक नेचुरल अर्गट डेरिवेटिव है जो ऑक्सीटोसिक है, यूट्राइन कंस्ट्रिक्शंस करती है अर्गोमेट्रिन। अर्गोटेमाइन और अर्गोटॉक्सिन है, ये ज़्यादा वाजो कंस्ट्रिक्शंस करती है, ठीक है। तो इसमें वाजो कंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा थी, ये जो अर्गट डेरिवेटिव नेचुरल थी, इसीलिए उसको सेमी सिंथेटिक बनाया गया। सो डाईहाइड्रो अर्गोटेमाइन, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन्स बनाए गए, जिसमें वाजो कंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेमी सिंथेटिकली एक और दवाई भी बनाई गई जिसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन, जो काफ़ी सारे डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होता है, मेनली डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एगोनिस्टिकली काम करती है। और एक है मिथाइल सर्जेट, जैसे हमने बात की थी, 5HT रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। 5HT रिसेप्टर्स के स्पेशली एंटागोनिस्टिकली 2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ होती है। अर्गोटेमाइन जो बात करते हैं नेचुरल, जो हमने कहा कि पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्टर है, उसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स एक्शन है, अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। पार्शियल एगोनिस्टिकली भी काम करती है कई बार, और एंटागोनिस्टिकली काम करती है, मेनली अल्फा और 5HT रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, जिससे क्या होता है कि सस्टेन्ड वाजो कंस्ट्रिक्शन इसका मेन पिक्यूलियर फीचर्स है। मसल का भी ये कंट्रैक्शंस करती है, इससे वॉमिटिंग भी अच्छा होता है, तो पोटेंट इमेटिक ड्रग भी है। ओरल या सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। रूट 1 mg इज गिवन एट हाफ आवर इंटरवल टिल द रिलीफ इज ऑब्टेन, और टोटल ऑफ 6 mg इज गिवन। ये मेनली जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स माइग्रेन में जो डायलेट होती है उसको ये कंस्ट्रिक्शंस करती है, और इन्फ्लामेशन भी कम करती है, तो काइंड ऑफ सिमिलर इफेक्ट्स क्रिएट करती है ये ट्रिप्टान्स जैसे। तो ये हो गई उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पार्शियल एगोनिज्म सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी करती है। मेन जो हमने बात की थी ये इमेटिक है, क्योंकि जीआई इरिटेशन इससे काफ़ी होता है, तो इरेटिक ओरल अब्जॉर्प्शन है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, वॉमिटिंग नौशिया होने का बहुत खतरा रहता है। और अभी ट्रिप्टान्स अवेलेबल हो गए तो इसका हम कम ही यूज़ करते हैं, ऑल्दो इसकी कॉस्ट कम है। कैफीन भी दिया जाता है कई बार अर्गट के साथ, और अर्गट और कैफीन का बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है। कई बार आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों कैफीन को अर्गट के साथ मिक्स करके दिया जाता है, क्योंकि कैफीन जो है वो अर्गोटेमाइन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एक फार्माकोकाइनेटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ओरल और रेक्टल रूट से। और दूसरा, कैफीन खुद एक वाजो कंस्ट्रिक्टर है, तो क्रेनियल वाजो कंस्ट्रिक्टर एक्शन में ये एड ऑन हेल्प करता है। तो इसीलिए ये दो कारण की वजह से कैफीन अर्गट के साथ मिक्स किया जाता है। दूसरे हो गए हाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स, डाईहाइड्रो अर्गोटेमाइन, जैसे हमने बात की थी, हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो इससे ये लेस पोटेंट हो जाता है वाजो कंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी में। डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, इसका एक स्पेसिफिक यूज भी है फॉर डिमेंशिया, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, इसीलिए इसमें इसका डिस्कवर किया गया है यूज। प्रोमोक्रिप्टिन, जैसे हमने बात की थी, सेमी सिंथेटिक अर्गट डेरिवेटिव है। अगेन जो सेमी सिंथेटिक होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्शन जो एक्शन है अर्गट का वो कम हो जाता है, तो इसलिए अदर इंडिकेशंस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, डोपामिन प्रोलैक्टिन के ऊपर डोपामिन का इनहिबिटरी कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन का रिलीज कम करते हैं, तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया वाली जो भी सिचुएशंस है उसमें ये यूज़फुल है, और पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है। अभी डायबिटीज़ मेलाइटस में भी इसका रोल डेवलप हुआ है। फिर बात करते हैं अर्गोमेट्रिन के बारे में, जो मायोमेट्रियम, मैट्रिन से आप याद रख सकते हैं कि उसका जो यूज़ है एक्सक्लूसिवली ऑब्स में ही होता है, और मैट्रिन से आप याद रख सकते हैं कि जो मायोमेट्रियम है उसका कंट्रैक्शंस करने के लिए ये इफेक्टिव है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, जैसे मैंने बात की थी कि ओरल बायोबिलिटी जो भी हाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव है उसकी कम है, धीरे धीरे अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सबलिंगुअल और रेक्टल एडमिशन से बायोबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। एडीआर ऑलमोस्ट ट्रिप्टान के जैसे ही है, एडिशनली यहाँ पे जीआई साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो गए, कोई भी वाजोस्पास्टिक कंडीशंस में आपको नहीं देना है, साथ में मसल कंट्रैक्शंस भी होते हैं, मसल क्रैम्प्स और पैरेस्थीसिया जैसी कंप्लेन भी होती है। कंट्राइंडिकेशन जैसे हमने बात की, इस्केमिक हार्ट डिसीज हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, लीवर किडनी डिसीज या फिर सेप्सिस जैसे सिचुएशंस में इस ड्रग को और ट्रिप्टान्स को अवॉइड करें।
चलिए तो अब समझते हैं माइग्रेन की ड्रग थेरेपी के बारे में। क्या होता है माइग्रेन? कई बार लोगों से सुना हुआ है कि इनको माइग्रेन की तकलीफ है, माइग्रेन की तकलीफ है। तो माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है, लेकिन ये थोड़ा हेडेक टिपिकल है और उसके साथ जुड़ी हुई पैथोफिजियोलॉजी भी कुछ अलग है। यहाँ पे जो हेडेक होता है वो पल्सेटाइल हेडेक होता है और कई बार ऐसा होता है कि यूनिलेटरल होता है, वन साइड पे होता है, एक साइड पे रिस्ट्रिक्ट रहता है। ठीक है। उसके अटैक्स आते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए उसके अटैक आते रहे और कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ साथ वॉमिटिंग, नोशिया जैसी फीलिंग होना, लाइट का सेंसिटिविटी होना, साउंड से सेंसिटिविटी होना, फ्लैशिश ऑफ लाइट, साथ में वर्टाइगो होना, लूज मोशन होना, तो और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स इसके साथ हो सकते हैं। तो ऑल्दो हेडेक है और हेडेक के साथ वॉमिटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली देखी जाती है, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें भी हो सकती है। कई पेशेंट्स को साथ में ऑरा भी होता है। ऑरा मीन्स कि हेडेक के पहले उनको कुछ विजुअल या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उन्हें इन्हें अनइजीनेस होता है, थोड़ी बेचैनी लगती है, कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं आँख के सामने, तो उनको पता चलता है कि अब मुझे ये अटैक आने वाला है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ऑरा नहीं होता है। तो ये कुछ टिपिकल फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं माइग्रेन के। तो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पहले एक वेस्कुलर थियरी थी, जहाँ पे ऐसा बताया जाता था कि इसके लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे ओरा के लिए वाजो कंस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है और माइग्रेन टिपिकल अटैक के लिए डायलेशन रिस्पॉन्सिबल है, और इसके हिसाब से थेरेपी डिसाइड की थी। लेकिन अभी ये ओल्डर थियरी माना गया है और हम लोग ये इन्फ्लामेटरी थियरी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं और इसके ऊपर से टारगेट की जाने वाली दवाइयाँ डेवलप हुई हैं। दूसरी भी एक थियरी थी कॉर्टिकल डिप्रेशन, जिसे कहते हैं कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन रादर, जिसमें एक डीपोलराइजिंग वेव ब्रेन में पास होता है और जिससे ब्रेन के अंदर जो सेल्स है उसका मेटाबॉलिज्म, ब्लड फ्लो, न्यूरोनल फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। ट्राइजेमिनल नर्व भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और उसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो जिसे कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट थियरी अभी निकल के आई है वो है इन्फ्लामेटरी थियरी। ऐसा माना गया है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स माइग्रेन के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम देखा गया है वो है कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिस्पॉन्सिबल है वाजो डायलेशन के लिए सेरेब्रल, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करने के लिए और माइग्रेन का जो पेन होता है। साथ में सब्सटेंस पी और न्यूरोकाइनिन ए जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं, ऐसा माना गया है। तो अभी ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा अप्रोच चल रहा है कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ डेवलप करें जो वाजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं, जिससे ये वाजो डायलेशन काउंटर हो जाए, और दूसरा जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उसको ये कम करें। सो ये थियरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग थेरेपी को टारगेट किया गया है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर प्रकार के माइग्रेन को कैटेगराइज किया गया है। जब फ्यूअर अटैक्स आए मंथ में, एक या उससे कम आए, हेडेक हो लेकिन थोड़ा टॉलरेबल हो, और जो इंडिविजुअल्स को अपने वर्क में ज़्यादा इनकेपेसिटेट ना करें, तो इसे कहते हैं माइल्ड माइग्रेन। अगर इससे ज़्यादा अटैक आए या फिर ड्यूरेशन बढ़ जाए, थोड़े इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो इसे मॉडरेट माइग्रेन में भी रख सकते हैं। और सीवियर माइग्रेन की जहाँ पे 2 और 3 या फिर उससे ज़्यादा अटैक आए, अटैक का ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा हो, और साथ में और भी सिम्टम्स हो जैसे वॉमिटिंग, वर्टाइगो या फिर कोई सिम्टम्स हो, और जिससे पेशेंट अपना रूटीन एक्टिविटी करने में उसको काफ़ी दिक्कत पड़े, तो इसे हम लोग सीवियर माइग्रेन कैटेगरी में रखते हैं। सीवियर माइग्रेन होने पर आपको प्रोफाइलैक्सिस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी 2 या 3 अटैक से ज़्यादा होते हैं तो आपको प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ भी साथ में देनी पड़ेगी, जिससे फिर से ये अटैक्स ना आए। तो इसके लिए आपको प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस देना ज़रूरी है। अभी प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस काफ़ी है माइग्रेन में और डिफरेंट क्लास की है। क्यों ये ड्रग यूज़ होती है, क्या उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, वो अभी भी नहीं पता चला है, अनक्लियर है। लेकिन एफिकेसी के हिसाब से ये कुछ दवाइयाँ कॉमनली यूज़ होती दिखी गई हैं। तो पहली कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई है प्रोप्रेनोलॉल, जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है और उसका बहुत अच्छा लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो ब्रेन के अंदर इजीली जाती है और सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कोई कम करती है। तो पेशेंट को काम करने के लिए भी ये यूज़ होती है, एंग्जाइटी कम करने के लिए भी यूज़ होती है, स्पेशली परफॉर्मेंस इंड्यूस एंग्जाइटी। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स ये माइग्रेन वाले पेशेंट को भी शांत करती है, रिलीफ देती है। ऑल्दो ये सभी दवाइयों में आपको उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और पेशेंट टॉलरेबिलिटी, ड्रग इंटरैक्शंस देख के ही उसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए।
दूसरी मेडिकेशन यूज जो होती है वो है एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन खुद एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, लेकिन माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज होती है, और दूसरी ये न्यूरोपैथिक पेन जो होते हैं उसके लिए भी ये दवाई यूजफुल होती है। फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फ्लूनारिजिन और वेरापामिल। फ्लूनारिजिन्स, सिनारिजिन्स, ये कुछ नाम आपने सुने होंगे, और वेरापामिल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। फिर कुछ एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन है, सोडियम वाल्प्रोइक एसिड, गैबापेंटिन, टोपिरामेट, ये कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है। ये भी कई बार एज ए CNS डिप्रेसेंट्स के तौर पे प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ होते हैं। और 5HT रिसेप्टर पे काम करने वाली मेथाइलसर्जाइड और सिप्रोहेप्टाडिन, तो ये भी कुछ दवाइयाँ हैं, स्पेशली 5HT2 रिसेप्टर्स को एंटागोनिस्टिकली काम करती हैं, और अभी ज़्यादा से नहीं यूज़ होती है क्योंकि उससे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ मेडिकेशंस है जो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़फुल है, प्रोप्रानोलॉल ज़्यादा यूज़ होती है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि किस प्रकार के प्रिस्क्रिप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो ये 24 ईयर ओल्ड मेल है जिसे एपिसोडिक थ्रोबिंग हेडेक होता है, 4 से 5 घंटे चलता है और एक या उससे कम अटैक आता है, तो इसे हम लोग माइल्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस टाइप के हेडेक को कम करने के लिए हमें सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट देना है। आप स्पेशली एनसेड्स के ऊपर चले जाए, एनसेड्स कंपैरेटिवली सेफ है, इसमें ट्रिप्टान से अर्गट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइबुप्रोफेन 400 mg जैसी टैबलेट या फिर पैरासीटामोल दे के हम लोग काम चला सकते हैं। वो दिन में 3 से 4 बार ये टैबलेट आप दे सकते हैं। आप जो भी टैबलेट ऑर्डर करना चाहे वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। अगर मॉडरेट अटैक है, 1 से ज़्यादा आते हैं, 6 से 24 घंटे रहते हैं और साथ में नौजिया वॉमिटिंग होता है, तो मॉडरेट अटैक की कैटेगरी में अब आप सुमाट्रिप्टान या फिर अर्गट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं। तो अर्गट या सुमाट्रिप्टान दीजिए, अर्गट के साथ आप कैफेन का कॉम्बिनेशन दीजिए, क्यों हमने समझाया है। दिन में एक ही टैबलेट देना है, सेम वे सुमाट्रिप्टान एक टैबलेट देना है, 15 दिन की है, फॉलोअप करना है पेशेंट को, 50 mg का डोज है। अगर साथ में वॉमिटिंग है तो डोमपेरिडोन आप दे सकते हैं, ठीक है, तो उसकी भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप दे सकते हैं। साथ में एडवाइस देना ना भूले कि फॉलोअप करें, स्ट्रेस अवॉइड करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हो सके उतना रिलैक्स रखें। तो योगा और मेडिटेशन जैसी नॉन फार्माकोलॉजी मेजर्स भी आप ध्यान रखें। और अगर सीवियर माइग्रेन है, ज़्यादा लंबे टाइम पर अटैक चलता है, 2-3 से ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको देना ही है ट्रिप्टान्स। तो एक टैबलेट देना है, ज़्यादा टैबलेट ना दे, एक से ज़्यादा टैबलेट। स्पेशली और कोई वाजोकंस्ट्रिक्टेंट मेडिकेशन चल रही है तो वो ध्यान रखें। और एक एंटी इमेटिक मेडिकेशंस दें, ऑन्डानसेट्रॉन जैसी भी दवाई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस, जैसे हमने बात की थी कि प्रोप्रानोलॉल बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो ऐसी टैबलेट दिन में 1 या 2 आप दे सकते हैं। उसके साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस भी आप लिखें। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड ओनली व्हेन द अटैक्स आर मोर देन 2 to 3 पर मंथ। तो अगर सीवियर कैटेगरी है तभी प्रोफाइलैक्सिस देना है, और मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स देना है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो होपफुली आपको माइग्रेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होंगी, थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी सीरोटोनिन रिसेप्टर्स के बारे में, एज वेल एज अर्गट और ट्रिप्टान ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में। कैसा लगा ये प्रैक्टिकल, आप हमें बताइए। ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी भी आपने हमारे फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ऑलमोस्ट सभी फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स हमने कवर किए हुए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।